तो आज हम एज ऑफ चौसर के साथ में सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। ये जो चैप्टर है इंग्लिश लैंग्वेज के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से इंग्लिश लैंग्वेज के जो चेंजेज हैं, कैसे करके इंग्लिश एक किसी देश की राष्ट्रभाषा बनती है और फिर वो जो एक स्टैंडर्ड को गेन करती है, और फिर उसके साथ में ऐसे कौन सी जो घटनाएं हैं, जो घटनाएं इंग्लिश को एक नेशनल लैंग्वेज बनाने के लिए और फिर बाद में पूरी दुनिया में जो फैलती है वो भाषा, तो उसकी शुरुआती जो ऐसी कौन सी घटनाएं हैं जो इंग्लिश लैंग्वेज को यहाँ तक लेके आती हैं, तो वो सारे फैक्टर्स इसमें हैं। ओल्ड इंग्लिश के बाद में और जो एंग्लो नॉर्मन को हमने पढ़ा, उसके बाद में ये एज ऑफ चौसर आता है। तो एज ऑफ चौसर में वो सारी घटनाएं, जैसे कैसे करके 100 ईयर वॉर स्टार्ट होता है, और उसके बाद में जो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में दूरियां और ज्यादा बढ़ती हैं, और जो इंग्लिश लोग हैं वो फ्रेंच से दूरी बढ़ाते हैं। वहां के जो बैरन्स हैं, जो लैंड ओनर्स हैं, जो वहां के लॉर्ड्स हैं, वो एक तरीके से एक सेपरेशन में जाते हैं और वो अपना नेशनहुड फील करते हैं, अपना एक राष्ट्रवाद फील करते हैं, और उसके बाद में इंग्लिश पे ही ज्यादा जोर रहता है। तो ये सब हम इसमें देखेंगे, और कैसे करके चौसर एक प्रोमिनेंट राइटर के रूप में उभरते हैं और कैसे वो इंग्लिश को अपना योगदान देते हैं, ये सब हम इसमें देखेंगे। तो एक तो इसकी जो क्रोनोलॉजी है वो देखते हैं। सबसे पहले वो ये 100 ईयर की है कि 1300 से लेकर के 1400 तक के जो मेन राइटर्स हैं वो सब हम इसमें देखेंगे। ठीक है। तो इसमें जो मेन बात क्या होती है, फर्स्ट ग्रेट एज ऑफ इंग्लिश नेशनल लिटरेचर। ठीक है। तो राष्ट्र के रूप में इससे पहले जो हम पढ़ रहे थे, तब एक वो नेशनल लिटरेचर नहीं था, वो एक अलग तरीके का लिटरेचर था। ठीक है। तो इसको एज ऑफ चौसर, तो ये जो मेन थ्री किंग्स हैं, एडवर्ड सेकंड, एडवर्ड थर्ड और रिचर्ड सेकंड, प्लांटाजेनेट डायनेस्टी है, ये इसकी हिस्ट्री से पिछली जो है वो पिछले चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो प्लांटाजेनेट डायनेस्टी में जो एडवर्ड थर्ड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूलर है, और यही इसी के टाइम पे चौसर राइटिंग करते हैं, ये और रिचर्ड सेकंड के टाइम पे। तो चौसर्स का पैटर्न होते हैं ये, और 100 ईयर वॉर को स्टार्ट करने वाला किंग एडवर्ड थर्ड। और ये जो इंग्लिश को लॉ कोर्ट्स में जब स्टार्ट होता है 1362, तो वो भी इन्हीं के टाइम में। आगे हम वो सारी घटनाएं देखेंगे कि जो मतलब इस टाइम पे के इंग्लिश में एक अपना योगदान देती हैं, इंपॉर्टेंस निभाती हैं इंग्लिश के डेवलपमेंट में। तो रिचर्ड सेकंड, ये प्लांटाजेनेट डायनेस्टी, ये भी चौसर का ये भी पैटर्न होता है। और ये जब जो जो आगे हम विलियम लैंगलैंड वगैरह को पढ़ेंगे और उनका ये लैंगलैंड का जब ये बुक देखेंगे, तो उसमें भी ये सब दोबारा से डिस्कस होगा। ठीक है। तो अब दूसरा जो, एक तो ये वाली घटनाएं हैं कि ये राजा हमने देखे। अब थ्री ग्रेट मूवमेंट्स देखते हैं 14th सेंचुरी के। तो एक तो ये घटना इस टाइप की पूछी जाती है एग्जाम्स में कि 1337 का जो 100 ईयर वॉर है, और ये हम हिस्ट्री के नजरिए से न पढ़ के हम इस नजरिए से देख रहे हैं कि इंग्लिश के डेवलपमेंट में इसका क्या रोल है। हमने एंग्लो नॉर्मन के टाइम से देखा था कि नॉर्मन जो लोग आए थे, वो एक जगह थी नॉर्मंडी, कहा फ्रांस में, वहां से आते हैं, तो उनकी जो लैंग्वेज है वो फ्रेंच है। तो जब राजा की भाषा और जो कुलीन है उस टाइम के बैरन्स हैं और जो लॉर्ड्स हैं, उनकी जो लैंग्वेज है वो क्या है, फ्रेंच है। तो जब 100 ईयर वॉर स्टार्ट होता है, तो यहाँ का राजा जो इंग्लैंड का उस टाइम का राजा है, कौन, अभी जो हमने देखा एडवर्ड थर्ड, तो वो जो ये आपस में इनकी रिश्तेदारियां होती हैं, ये रिलेटिव्स होते हैं, तो फ्रांस के साथ में इनका मतलब वहां की प्रॉपर्टी को लेकर के एक वॉर चलता है। तो वो जो वॉर है, उस वॉर की वजह से क्या होगा कि जब वॉर स्टार्ट होगा, राजा और राजा के लोग लड़ेंगे, तो वो वहां की भाषा से भी लड़ेंगे। भाषा से लड़ने का मतलब क्या, वहां की कल्चर से भी लड़ेंगे, बिल्कुल वो खुद को सेपरेट कर देगा वहां से। तो ये एक इंग्लिश में इसका रोल है, इंग्लैंड वर्सेस फ्रांस, इंग्लिश नेशनल फीलिंग। तो जैसे नेशनल फीलिंग आज जैसे अपने यहाँ भी ना, अपने देश में होता है कि जब कहीं दो क्षेत्रों की लड़ाई होती है, तो वहीं साथ साथ में वो दो भाषाओं की भी लड़ाई बन जाती है। ये पूरी दुनिया में होता है। तो वैसे ये हुआ। तो जब फ्रेंच जो एक रोल रखती थी, फ्रेंच जो इंपोर्टेंस रखती थी, वो अब इंग्लिश लेने लगेगी।
तो राइजेस शार्पली, ठीक है, बीइंग फ्रेंच ए पॉलिटिकल लायबिलिटी नो लॉन्गर ए सोशल एडवांटेज। अब क्या हो रहा है कि अगर कोई अपने को फ्रेंच फील कर रहा है तो वो क्या माना जा रहा है, जो इंग्लिश बोलने वाले लोग उसको बाहरी व्यक्ति मान रहे हैं और अलग मान रहे हैं, ठीक है। तो ये एक तरीके की स्थिति देखने को मिलती है। रिजल्ट्स फॉर लिटरेचर, इंग्लिश बिकम द लैंग्वेज ऑफ नेशनल प्राइड, ठीक है। जैसे देखते हैं ना हम, कभी हमारे देश में भी जब मध्यकाल का समय था तो अरबी फारसी एक को पढ़ने में लोग अपने को बुद्धिमान समझते थे, क्योंकि उस समय के राजाओं की भाषा यही थी। लेकिन आज जो भाषा है, फिर बीच में उसके बाद में इंग्लिश को पढ़ने में समझने लग गए। लेकिन अभी जैसे जैसे करके देश सेल्फ डिपेंड बनता है और आजाद होता है, और भी कई मामलों में, जैसे आज भी अगर इकोनॉमिकल रूप से जो दूसरी कंट्रीज हैं वो जितनी सेल्फ डिपेंड है, जैसे चाइना वगैरह, जापान जैसे देश, तो वहां पे उनकी जो भाषा है उसका इंपॉर्टेंस होता है। तो ये इस तरीके से ही इंग्लिश के रिगार्डिंग हो रहा है कि वो फ्रेंच से अलग करके अपनी लैंग्वेज को नेशनल प्राइड फील कर रहे हैं। फ्रेंच इज द एनिमी लैंग्वेज, ठीक है ना, क्योंकि फ्रेंच वालों से लड़ रहे हैं तो दुश्मन की भाषा, तो भाषा ही दुश्मनी स्टार्ट। ये एक इसका फंडा है, इसीलिए हम 100 ईयर वॉर को यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। राइटर्स चूज इंग्लिश एज एन एक्ट ऑफ पैट्रियटिज्म, एडवर्ड थर्ड्स मिलिट्री विक्ट्रीज, ट्रेसी 1346, पोइटिस 1356। तो इंग्लिश आर्चर्स डिफीट फ्रेंच, तो इंग्लिश जो इंग्लैंड के जो तीरंदाज हैं वो फ्रेंच योद्धाओं को हराते हैं। कॉमन इंग्लिश सोल्डर प्रूव हिज वर्थ, तो अब इससे क्या प्रूव हो रहा है, धीरे धीरे करके सोशल कॉन्फिडेंस उनमें आता है, इंग्लिश स्पीकिंग पीपल राइजेस, ठीक है। बस ये इसका एक इतना ही सामान्य हमें जानना है कि कैसे करके 100 ईयर वॉर का एक, क्योंकि इंग्लिश कहाँ, वहां की भाषा फ्रेंच है। जो अभी हमने पिछला जब एंग्लो नॉर्मन पढ़ा था तो उसमें हमने देखा था कि वहां पे तीन भाषाएं जो है वो अपना रोल अदा कर रही थी। तो जो कुलीन लोग थे या जो कोर्ट की जो लैंग्वेज थी, वो लैंग्वेज कौन सी है, इंग्लिश हुआ करती थी। और जो पादरी जिस भाषा को बोलते हैं, चर्च की जो लैंग्वेज थी वो लैटिन थी। और कॉमन लोगों की लैंग्वेज एंग्लो सैक्सन जो ओल्ड इंग्लिश से आई थी वो वाली इंग्लिश थी। लेकिन धीरे धीरे करके अब बाद में क्या हो रहा है, कॉमन लोग जो हैं वो जब लड़ रहे हैं, वो एक रोल अदा कर रहे हैं, तो अब उन्हीं की भाषा इंपॉर्टेंस तो पाती जाएगी, ये है। फिर अब सोशल जो ब्लैक डेथ या सोशल जो रिवॉल्यूशन होगा, सोशल क्रांति जो आएगी, सामाजिक रूप से जो बदलाव आएगा, उसका भी क्या रोल होगा। तो जैसे एक ये चेंज है ब्लैक डेथ का, मतलब इसमें क्या हुआ था, एक प्लेग फैला, महामारी फैली, तो उसमें 1/3 ऑफ इंग्लैंड पॉपुलेशन जो है वो डेथ हो जाती है उसकी। उसमें फ्यू वर्कर्स जो हैं वो कम होते हैं, तो उनकी वजह से हायर वेजेस, उनके जो वेजेज हैं वो बढ़ते हैं। तो राइज ऑफ लेबरिंग क्लास, अब जब लेबर क्लास को पैसा मिलेगा तो अब उनका उत्थान होगा धीरे धीरे करके। जो पहले केवल रोटी रोटी पे काम कर रहे थे वो अब सम्मान और पैसा भी चाहने लगे। क्रिएटेड सोशल टेंशन, लैंगलैंड डिस्क्राइब इन पियर्स प्लाउमैन, आगे अभी हम लैंगलैंड को पढ़ेंगे, विलियम लैंगलैंड को, उनकी बुक को पढ़ेंगे, पियर्स प्लाउमैन को डिस्कस करेंगे। तो हम देखते हैं कि कैसे करके एक सोशल टेंशन क्रिएट होती है इस वजह से। तो जब आम लोग इंपॉर्टेंस बढ़ेगा किन का, जो इंग्लिश बोल रहे हैं, तो इस वजह से इंग्लिश में ब्लैक डेथ का भी एक रोल है। स्टैट्यूट ऑफ लेबरर्स, तो जो ये रूलिंग क्लास है उसने ट्राई किया वेजेस को होल्ड डाउन करने का, उनको फिक्स करने का, लेकिन ये फेल्ड कर गए। लेबरर्स कुड नाउ नेम देयर प्राइस, ठीक है, तो उन्होंने अपना विधि बनवाई, स्टैट्यूट मतलब कानून बनवाया लेबरर्स ने। पीजेंट्स रिवॉल्ट, फिर 1381 में जो किसान जो लोग थे, कृषक समुदाय था, उसका एक आंदोलन होता है वाट टेलर के नेतृत्व में। तो ये सब हम आगे अभी जब इसको पढ़ेंगे पियर्स प्लाउमैन को तो हम ये देखेंगे। जॉन बॉल लिखता है कि व्हेन एडम डेल एंड ईव स्पॉन हु वाज देन द जेंटलमैन। तो जो कॉमन लोग हैं, कॉमन लोगों की हमने क्या पढ़ा था, भाषा क्या थी, इंग्लिश थी। तो उन उन कॉमन लोग अब आवाज देने लग गए हैं। जॉन बॉल कहता है कि एडम ने जब दुनिया बनाई तो वहां कौन स्पेशल था, सब तो कॉमन ही थे। तो ये बात है, प्योर ऑलिटरेटिव वर्स वॉइसिंग द पुअर, पियर्स प्लाउमैन ने। तो ये सब ये सोशल घटनाएं क्या करती हैं, इंग्लिश को एक इंपॉर्टेंस दिलवाती हैं। एक फिर रिलीजियस मूवमेंट, आगे हम जॉन वाइक्लिफ को पढ़ेंगे
कि उन्होंने चर्च की अथॉरिटी को चैलेंज किया, मतलब बाइबल जो है उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया। तो इंग्लिश में ट्रांसलेशन करने का क्या मतलब है कि जो बिशप हैं, पादरी जो लोग हैं, उनकी अथॉरिटी को चैलेंज कर रहा है कि आम लोग डायरेक्ट बाइबल पढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से इन इन तीनों आंदोलनों का ये जो मूवमेंट्स हैं, पॉलिटिकल मूवमेंट है, मतलब राजा लड़ता है दूसरे उसी देश से लड़ता है जहां की भाषा के लोग पहले बोलने वाले लोग थे, तो अब वो खुद को स्वतंत्र महसूस कर रहे हैं। दूसरा क्या है मूवमेंट, जो एक सोशल मूवमेंट है कि जो गरीब लोग हैं जिनकी भाषा इंग्लिश है उन्हें इंपॉर्टेंस मिल रहा है। और तीसरा जो मूवमेंट है वो रिलीजियस मूवमेंट है, वाइक्लिफ का, और वाइक्लिफ के जो अनुयायी हैं लोलार्ड्स, उनका उनसे रिफॉर्मेशन आता है। तो रिफॉर्मेशन आने से क्या होगा, जो एक लैटिन में जो बातें चलती थी और जो चीजें पादरी ही बता पाते थे, वो चीजें अब क्या है कॉमन लोग खुद से जान सकते हैं। और जब कॉमन लोग जानेंगे तो उनकी भाषा ऑटोमेटिक बढ़ती जाएगी। तो ये सब ये बातें थी। इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। adherents ऑफ द 14th सेंचुरी रिलीजियस मूवमेंट एसोसिएटेड विद द वर्नाक्युलर प्रीचिंग, कि क्षेत्रीय भाषा में, ठीक है, इससे पहले जो प्रीचिंग होती थी वो किस में होती थी, लैटिन में। तो 14th सेंचुरी के जो अनुयायी थे रिलीजियस मूवमेंट के, एसोसिएटेड विद वर्नाक्युलर preaching translation of New Testament into English and challenges the authority of Christ and bishops were called, वो क्या कहलाए, तो वो लोलार्ड्स कहलाए। ठीक है, अदर जो अल्टरनेटिव्स हैं वो सब इसमें एक्सप्लेन्ड हैं, तो आप इससे पढ़ के उनको देख सकते हैं। इस टाइप के पीवाईक्यूज आपको देखने को मिलेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका, इस लेसन का। इसमें क्या है कि इंग्लिश लैंग्वेज जो है एक नेशनल लैंग्वेज के रूप में कैसे कैसे आई है, तो उसकी जो सब घटनाएं हैं, कुछ घटनाएं राजाओं के साथ पहले से ही होती आ रही थी, तो वो हम पिछले जो पिछला जो हमारा एंग्लो नॉर्मन को हमने पढ़ा था तब देखा था। लेकिन 1337 100 ईयर वॉर, फ्रेंच बिकम्स द एनिमीज लैंग्वेज, सो इंग्लिश नेशनल फीलिंग राइट, सो ये सबसे इंपॉर्टेंट घटना है। फिर 1348 ब्लैक डेथ, फिर 1362 स्टेट्यूट ऑफ प्लीडिंग्स, की अब कोर्ट की जो कार्यवाही है, प्लीडिंग्स मतलब जो कोर्ट आदि की कार्यवाही है वो सब किस में होंगी, इंग्लिश रिक्वायर्ड इन ऑल कोर्ट प्रोसीडिंग। जैसे आज भी अपने देश में कोर्ट प्रोसीडिंग्स में क्या लैंग्वेज यूज होती है, इंग्लिश यूज होती है। अगर आज ही इसको वकीलों की भाषा हिंदी हो जाए तो क्या होगा, हिंदी पढ़ने लगेंगे लोग। तो ज्यादातर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स में क्या बोली जाती है, इंग्लिश। लेकिन फिर हिंदी के बारे में ये डिमांड आएगी कि दूसरे जो स्टेट्स हैं या दूसरी जो लोकल लैंग्वेज है वो कहेंगे कि हमारी भाषा को भी इंपॉर्टेंस दिया जाए। तो इसीलिए इनको सेकेंडरी लेवल पे रख के लोग क्या करते हैं, इंग्लिश को एक्सेप्ट किए रहते हैं। ये है इंग्लिश यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन ओपनिंग ऑफ पार्लियामेंट 1363 में। तो ये कभी कभी क्रोनोलॉजिकल वे में पूछ लिए जाती हैं ये चीजें, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है बहुत, क्योंकि जॉन ऑफ ट्रेविसा को हम अलग से पढ़ेंगे, जॉन ऑफ ट्रेविसा को, चौसर को, ठीक है। तो ये सब क्रोनोलॉजी की वजह से ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राइज ऑफ इंग्लिश एज नेशनल लैंग्वेज। इंग्लिश यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द ओपनिंग ऑफ पार्लियामेंट, जो वहां का जो चांसलर होता है वो क्या करता है, जब ओपनिंग होती है पार्लियामेंट की तो पहली बार 1363 में वो इंग्लिश में स्पीच करता है। उससे पहले क्या होता था कि वो सब फ्रेंच में बोलते थे। तो ये एक इंपॉर्टेंट इस तरीके से इंग्लिश का राइज हो रहा है नेशनल लैंग्वेज के रूप में। 1385 जॉन ऑफ ट्रेविसा ने ये रिकॉर्ड किया है कि ग्रामर स्कूल्स में जो ग्रामर है वो स्कूल इंग्लैंड के स्कूलों में वो अब फ्रेंच में नहीं पढ़ाई जाएगी, ठीक है, इंग्लिश इज नाउ द लैंग्वेज ऑफ एजुकेशन। फिर 1387 में चौसर राइट्स कैंटरबरी टेल्स, चौसर को हम अलग से पूरा पढ़ेंगे, कैंटरबरी टेल को भी आगे पढ़ेंगे, लेकिन ये घटनाएं यहाँ क्रोनोलॉजी की वजह से एक साथ पढ़नी होती है। फिर हेनरी फिफ्थ जो है वो इंग्लिश को पूरी तरफ हम करते हैं, फ्रेंच फाइनली रिजेक्टेड एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंग्लैंड, ठीक है, ये है इसका। तो स्टेट्यूट ऑफ प्लीडिंग्स कब हुआ था, ये 1362 में। तो ये ऐसे क्वेश्चंस क्रोनोलॉजी के आते हैं। मेक्स इंग्लिश द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द इंग्लिश पार्लियामेंट इन, ठीक है, तो जो इंग्लिश पार्लियामेंट था उसमें स्टेट्यूट ऑफ प्लीडिंग
मेक्स इंग्लिश द ऑफिशियल लैंग्वेज कब बनी थी? ठीक है, तो ये 1362 में बनी है। फिर जो चौसर को हम पढ़ेंगे तो उस टाइम में पूरे चौसर के एज में ये इटालियन इन्फ्लुएंस है ना, इटालियन इन्फ्लुएंस है। ये क्यों है? क्योंकि ऐसा मानते हैं कि यूरोप में जो सबसे पहले जो रिवाइवल पीरियड है वो इटली से स्टार्ट होता है। वहां से क्यों स्टार्ट होता है? कि जब रोम एम्पायर जो है, वेस्टर्न रोम एम्पायर का पतन होता है खासकर, तो जब वहां से जो विद्वान है वो ज्यादातर उधर ही जाते हैं, और उधर जाते हैं तो वो वहां पे जाकर वहां पे बहुत सारी बुक्स वगैरह पहुंचती हैं। तो उन बुक्स के जाने की वजह से वहां लोग वैसा पहले पढ़ते हैं, और वो अलग तरीके से सोचते हैं फिलोसफिकल वे में भी, और वहां की जो आर्ट्स हैं उनके विषय में भी, और जो साइंस वगैरह है उसके विषय में भी। तो इटालियन इन्फ्लुएंस काफी इंग्लिश लिटरेचर पे पड़ता है। तो वो जो राइटर है वो कौन है? दांते हैं, पेट्रार्क और बोकेसियो है। तो दांते की कौन सी बुक है? उसका नाम है डिवाइन कॉमेडिया। ऐसा क्वेश्चन भी कभी कभी पूछ लेते हैं। तो जैसे चौसर को हम पढ़ेंगे, चौसर की हाउस ऑफ फेम, ठीक है, तो उस पे जो सबसे ज्यादा प्रभाव है, फर्स्ट एको ऑफ दांते इन इंग्लिश लिटरेचर, तो दांते का इंग्लिश लिटरेचर में जो सबसे पहला प्रभाव है वो डिवाइन कॉमेडी का प्रभाव है। डिवाइन कॉमेडिया जो इनकी ये लिखी हुई है उसका प्रभाव है। द ग्रेट, तो इसमें क्या होता है कि एक ईगल होता है, वो दांते को कहाँ ले जाता है? एक स्वप्न देख रहा होता है दांते, और फिर वो उसको स्वप्न में कहीं दूर ले जा रहा होता है, कैरिड बाय ईगल। तो ये ड्रीम विजन का जो मॉडल है, यही मॉडल फिर चौसर है हाउस ऑफ फेम में इसी को एक्सेप्ट करते हैं, और इसी से हाउस ऑफ फेम में वो भी इसी तरीके से उन्हें भी एक ईगल लेकर के जाता है। और ये हम फिर जब हाउस ऑफ फेम पढ़ेंगे तब इसको डिटेल्ड पढ़ रहे होंगे। फिर ये दूसरे राइटर है फ्रांसेस्को पेट्रार्क। इनको भी सोनेट के लिए काफी जाना जाता है। जो इंग्लिश लिटरेचर में सोनेट जो शेक्सपियर तक ने यूज किए, और बाद में हम इनको व्याट को और सर्रे को पढ़ रहे होंगे 16th सेंचुरी में, तब हम ये सब देखेंगे, ठीक है, कि कैसे पेट्रार्क का प्रभाव आया। तो चौसर पे इनका कितना प्रभाव था? वो जो चौसर की क्लर्क्स टेल वगैरह है वो पेट्रार्क की स्टोरी ग्रिसेल्डा से इसने लिया है, ठीक है। तो पेट्रार्क की स्टोरी है ग्रिसेल्डा, ठीक है। ये तो इसी से ही क्लर्क्स टेल में इन्होंने कुछ कुछ उसी की थीम पे ये लिखी है। और ये जियोवानी बोकेसियो जो है, ये एक राइटर है। तो अब इनकी भी जो क्रोनोलॉजी है जैसे, वो भी ध्यान रखनी होती है कि ये तो चौसर से पहला है, लेकिन ये चौसर के समकालीन है दोनों, ठीक है, चौसर के टाइम पे है। तो जो ये जियोवानी बोकेसियो है, ये किसके लिए मुख्यतः प्रसिद्ध है? ये अपनी स्टोरी राइटिंग के लिए। तो जो ट्रोइलस और क्रिसेड जो बुक लिखी किसने? कई बाद के राइटर्स ने भी इस पे काम किया है, लेकिन जो चौसर का वर्क है वो, तो उसको इन्होंने जो जियोवानी का है इल फिलोस्ट्रेटो। ये इल का मतलब होता है जैसे इंग्लिश में द होता है, तो द फिलोस्ट्रेटो है ना, फिलोस्ट्रेटो मतलब प्रेम का पीड़ित, ठीक है। तो ये एक कोई उसी से उठा करके फिर उन्होंने ये ट्रोइलस और क्रिसेड में, जो ट्रोइलस होता है ये प्रेम से पीड़ित होता है, तो उसी के आधार बना करके कहानी लिखी है ट्रोइलस और क्रिसेड। किससे लिए? इल फिलोस्ट्रेटो के बेस पे। किसका वर्क है? जियोवानी बोकेसियो का, ठीक है, ये है। तो इन्होंने डेकामेरॉन लिखी है, इल फिलोस्ट्रेटो और टेसिडा। तो ये फिर जो नाइट्स टेल है वो टेसिडा के, नाइट्स टेल जब हम कैंटरबरी टेल्स में नाइट्स टेल पढ़ेंगे तो वो टेसिडा के टेसिडा की थीम पे है। सेवरल कैंटरबरी टेल्स फ्रॉम द डेकामेरॉन, और काफी सारी डेकामेरॉन से। तो इस तरीके से इनका प्रभाव चौसर पे जाता है। तो ये एक इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ने का है, ठीक है। ये भी पूछ लेते हैं क्वेश्चंस में कि चौसर के किस किस वर्क्स पे किसका प्रभाव है। तो अब ये जो 5 ग्रेट राइटर्स हैं, जोफ्री चौसर, विलियम लैंगलैंड और वाइक्लिफ, मैंडेविले, जॉन गोवर, तो इन सबको हम आगे पढ़ने वाले हैं। ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं, सेक्युलर प्रोज राइटर्स, हु अमंग द फॉलोइंग आर द राइटर्स ऑफ सेक्युलर प्रोज राइटर्स इन द 14th सेंचुरी? जॉन ट्राइवसा, है ना, जुलियन ऑफ नॉर्विच, जॉन मैंडेविले, बर्नार्ड ऑफ क्लेयरवॉक्स, वॉल्टर हिल्टन, एटसेट्रा। ओके, तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस कब कर सकते हैं? जब हमें इनके बारे में ठीक से पता हो।
तो जो जॉन ऑफ ट्रेविसा, जॉन मैंडेविल है, ये है सेक्युलर प्रोज। तो जब हम इन्हें अभी आगे देखेंगे अलग से, तो देखेंगे कि एक कैसे करके जॉन ऑफ ट्रेविसा की जो हिस्ट्री है वो उस टाइम के घटनाओं को बता रही होती है ना। ट्रेविसा पोलिक्रोनियन यूनिवर्सल हिस्ट्री इन्होंने लिखी है, और ये डी प्रोप्राइटेटिबस रीरन नेचुरल इंसाइक्लोपीडिया एंड मैंडेविले का ट्रेवल्स है। तो इन्होंने किसी भी मतलब कोई रिलीजियस टॉपिक पे ना लिख करके, तो तभी इन्हें क्या माना जाता है, सेक्युलर राइटर्स। तो आगे हम अभी इनको देखेंगे। उस टाइम की जो सोसाइटी है उसमें नोबिलिटी है, चर्च है, कॉमनर्स हैं, ये सारे हम आगे अभी पढ़ रहे होंगे, तो तब हम देखेंगे कि ये सब आएंगे। कि जब हम कैंटरबरी टेल्स देख रहे होंगे, तो हम कैंटरबरी टेल्स में क्या देख रहे होंगे, नाइट्स टेल। तो नाइट्स कौन होता है, ये सब नोबिलिटी के पार्ट हैं उस टाइम के, जो बड़े लोग हैं, एक तरीके से सामंत लोग। किंग उसमें आते हैं, लॉर्ड्स, नाइट्स, स्क्वायर्स, ठीक है। तो चर्च में कौन लोग होते थे, प्राइस्ट, मॉन्क्स, फ्रायर, नन्स, इस टाइप के लोग। कॉमन जो लोग हैं उनमें मर्चेंट हैं, क्राफ्ट्समैन हैं, और आपके लेबरर्स हैं, फार्मर्स हैं, दो जू वर्क्स, ठीक है। द मिलर, वाइफ ऑफ बाथ, प्लाउमैन, रीव, मैन्सिपल, एक्सेट्रा, ठीक है। ये सब कैंटरबरी टेल्स में हम अभी पढ़ेंगे। जैसे जर्नी मैन कौन होते थे, अब जर्नी शब्द से कोई लगाएगा कि ये कोई यात्रा वाला होता होगा, नहीं। ये कौन है, अ ट्रेन्ड क्राफ्ट्समैन, ठीक है। एक जो कुशल कारीगर है, तो उसने एक अप्रेंटिस तो पूरी कर ली है, लेकिन वो खुद का मास्टर नहीं है, अपना बिजनेस नहीं चलाता, ठीक है। तो हिज अप्रेंटिस बट वर्क्स फॉर ए मास्टर हु ओन्स द बिजनेस, ही इज पेड बाय द डे, ठीक है। तो उसको जर्नीमैन बोल रहे हैं, ठीक है। पार्डनर, ये जब हम पूरा ये पढ़ेंगे कैंटरबरी, तो उसमें आएगा। तो जो ये क्या है, इंडल्जेंस बेचता है। इंडल्जेंस मतलब पाप से छुड़ाने का जो पेपर है, कि आपको पाप मुक्त किया जाता है। तो नॉट ए पार्डन फॉर क्राइम्स, पर रिडक्शन ऑफ टाइम इन परगेटरी, वन ऑफ चौसठ मोस्ट करप्ट करेक्टर्स। तो ये जो शुद्धि के लिए ना, परगेटरी मतलब शुद्ध किया जाएगा, प्योर जैसे होता है ना, वैसे है ये। तो नॉट ए पार्डन फॉर क्राइम्स, रिडक्शन ऑफ टाइम इन परगेटरी। समनर होता था, सेवरल लीगल समन्स फॉर द चर्च कोर्ट्स, चोरसर समनर्स, ठीक है। म्युनिसिपल और परचेजिंग एजेंट फॉर ए कॉलेज और इन ऑफ कोर्ट, बोथ प्रोविजंस। म्युनिसिपल कौन है, एक परचेजिंग एजेंट है, फॉर ए कॉलेज और इन ऑफ कोर्ट, तो उनके लिए, जैसे किसी कॉलेज आदि के लिए जो सामान लाता है, और जो कोई जो कोर्ट है, उस कोर्ट में जो कैंटीन वगैरह उनके लिए, तो उसका जो सेल्स एजेंट है वो। तो बॉट बॉट प्रोविजन चौसर म्युनिसिपल इज क्लेवर एंड चीट्स द लॉयर्स ही सर्व, वो मतलब सबको चीट कर रहा होता है। तो ये सब हम इसमें देखेंगे। फ्रैंकलिन कौन है, फ्री लैंड ओनर। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछ लिया गया है। जैसे क्वेश्चन आया पहले कि मिडाइवल इंग्लैंड में वाज अंडरस्टूड टू बी ए ट्रेंड क्राफ्टमैन, हु वन हु वर्कड अंडर ए मास्टर हु ओन द बिजनेस। तो वो कौन है, जर्नीमैन है, ठीक है। द थ्री स्टेट्स इन मिडाइवल सोसाइटीज आर, ठीक है, नोबिलिटी, चर्च, कॉमनर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली पेयर्स एन इटालियन राइटर्स विद द चौसर वर्क इन्फ्लुएंस्ड बाई हिम, ठीक है। तो ये बोकेशियो वाला ठीक है, दांते वाला ठीक नहीं है, ठीक है। दांते वाला जो होगा वो अलग वर्क है उनका ना। तो ये सब ऐसे इस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे होते हैं। तो नेक्स्ट लेसन में हम बात कर रहे होंगे डायरेक्ट चौसर पे, और फिर थर्ड लेसन जो होगा वो बिल्कुल पूरा कैंटरबरी पे होगा, ठीक है। तो ये हम मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। ओके, थैंक यू।